वीडियो में देखा था। गुड मॉर्निंग आयुष। गुड मॉर्निंग शुभम। सर वेट करते हैं इस पर और बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। यस सर। ओके गुड मॉर्निंग बंटी। मॉर्निंग सर। चलो स्टार्ट कर देते हैं अभी कि वेट करें। यस सर आएगा सर। यस सर धीरे धीरे आएगा। रही सर क्लास ऑफ हुआ। इससे पहले जो हम लोगों ने कल स्टडी की उसमें हम लोगों ने कल ऑटोमेशन का कुछ चीजें पढ़े थे, सेंसर था और हम लोगों ने न्यूमेटिक थे। तो ये चीजें हम लोगों ने समझ चुके थे। कभी सिग्नल को अगर कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टेम्परेचर हो और उसको मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट कर देगा, तो उस डिवाइस को क्या कहते थे हम लोग? एक्चुएटर्स। मतलब हम लोग समझ चुके थे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हो या फिर कोई तरह से वाइब्रेशन, अगर उसको किसी हम लोग मैकेनिकल ट्रांसमिशन पावर में मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, उस चीज को हम लोग कहते हैं एक्चुएटर। क्या था? जो किसी सिग्नल्स को डिटेक्ट करेगा, जो भी सिग्नल्स होंगे उसको अगर डिटेक्ट करता है तो उसको हम लोग कहते हैं सेंसर्स। इसके बाद हाइड्रोलिक सिस्टम पढ़े थे, न्यूमेटिक सिस्टम पढ़े थे और आज हम लोग का जो टारगेट है हम लोग का पढ़ने का वो है प्रोडक्शन सिस्टम। कितने तरह के प्रोडक्शन सिस्टम हमारा ऑटोमेशन में पॉसिबिलिटी बन पाएगा, हम लोग देखेंगे ऑटोमेशन हम किन किन चीजों में कर पाएंगे। जॉब प्रोडक्शन क्या है, प्रोसेस प्रोडक्शन क्या है, मास प्रोडक्शन क्या है, उसको हम लोग देखेंगे। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये रहा। इस पर थोड़ा सा मैं असाइनमेंट देना चाहूंगा, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे इस पे क्योंकि मॉड्यूल 1 एंड होने वाला है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पे कुछ क्वेश्चंस किया जाए ताकि हम लोग क्वेश्चंस को समझ के कुछ नोट्स को कर सकेंगे। चलिए हम लोग ने ये सारा चीज देख चुके थे, सोलेनॉइड क्या था, कंपोनेंट्स ऑफ एनसी क्या था। अब हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, हमारा पढ़ रहे थे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हम लोग ने क्वालिटी और इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग का टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, टाइप ऑफ प्रोडक्शन हम स्टडी करेंगे। टाइप ऑफ प्रोडक्शन में क्या है? मास प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन एंड जॉब प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन क्या चीज है? व्हाट डू यू मीन बाय मास प्रोडक्शन? अगर एक ही तरह का प्रोडक्ट अगर लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जा रहा है जिसमें कोई वैरायटी चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, दिस इज द कंपोनेंट व्हिच इज बीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर ईयर टू ईयर बेसिस, और हर साल हर महीने यही चीज प्रोड्यूस होता रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। अगर इस तरह का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मास प्रोडक्शन। इसमें क्या होगा? इसमें क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगा, क्वांटिटी ज्यादा होगा, वैरायटी कम होगा। वैरायटी नहीं होने वाला है, कोई वैरायटी ज्यादा नहीं होने वाला, सिंगल वैरायटी ही होगा और वो बहुत स्केल पे प्रोड्यूस किया। एग्जांपल क्या हो सकता है इसका? मास प्रोडक्शन का एग्जांपल क्या हो सकता है?
जिसमें कि हमारा जो है एक ही तरह का प्रोडक्ट मैं लार्ज स्केल पे बना के दे रहा हूँ विदाउट स्क्रू सब नट हो गया उसका, एक ही टाइप का एकदम नट एंड एक बोल्ट बार हो में। गया। मैं बोलता दिस इज अ कॉमन कंपोनेंट, ये कॉमन कंपोनेंट ये हमेशा बनता रहेगा, वो नीड है और वो मास प्रोडक्शन चलता रहेगा। नेल्स है, कांटी है, नेल्स है, ये मास प्रोडक्शन है, ये हमेशा डिमांड है, वो उसमें सर कोई गियर, चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। क्या चीज का? सर गियर भी तो हो सकता है। हाँ गियर भी है, गियर भी है, सेम तरह का चीजें बार बार प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे मास प्रोडक्शन में डाल सकते हैं। बैच प्रोडक्शन देखते हैं, यहाँ पे मास प्रोडक्शन क्या कहता है, देखो वर्ड्स क्या कहता है, मुझे नोट्स को पढ़ना चाहिए एक बार। कंटिन्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इसमें कंटिन्यूस फ्लो प्रोडक्शन होता है, मतलब इसमें कहीं रुकने वाला नहीं है, ये कंटिन्यूस फ्लो प्रोडक्शन होगा। कंटिन्यूस डेडिकेटेड प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ बल्क प्रोडक्ट्स, केमिकल प्लांट एंड ऑयल रिफाइनरी। एग्जांपल यहाँ दिया है केमिकल प्लांट और ऑयल रिफाइनरी, जहाँ पे तेल का जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, तेल जो हो रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल्स को रिफाइनिंग किया जा रहा है, वह एक ही चीज है रिफाइनिंग, वो काम वही कर रहा है रिफाइनिंग, और वो प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन हो रहा है, वो ऑयल का रिफाइनिंग जो हो रहा है मास प्रोडक्शन में चल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मास प्रोडक्शन। एग्जांपल लेके चलेंगे हम लोग केमिकल एंड ऑयल रिफाइनरी चीज है। इसमें डेडिकेटेड प्रोडक्शन सिस्टम, डेडिकेटेड सिस्टम है, मतलब ये चीज उसी के लिए बना हुआ, ये मशीन रिफाइनरी करेगा और लार्ज क्वांटिटीज में करेगा प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट का लार्ज प्रोडक्शन करेगा विदाउट एनी। तो इसको कैसे हम लोग करते हैं मास प्रोडक्शन, जैसे ऑटोमोबाइल मास प्रोडक्शन में कहलाता है, जो कि हमारा जितना कंपोनेंट्स है एंसरी वो सारा चीज मास प्रोडक्शन में हमारा कहलाएगा। इसमें क्या खासियत, फीचर्स क्या है, इसकी फीचर्स है वेरी हाई प्रोडक्शन एंड इसका डिमांड बहुत ज्यादा होता है, इसी के लिए इसका प्रोडक्शन हाई रहेगा। डेडिकेटेड एंड स्पेशलाइज्ड मशीन्स, इसमें एक ही मशीन है जो कि स्पेशलाइज इसी चीज के लिए बनाया गया है, और इसके टूल्स भी वैसी ही मशीन के साथ अटैच्ड है, मतलब ये इस टूल्स इसी के लिए चलेगा, दूसरा मशीन में यूज नहीं कर पाएंगे। वेरी हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इसका इनिशियल कॉस्ट जो रहेगा, इनिशियल सेटअप कॉस्ट जो रहेगा, दिस विल बी हाई। स्किल लेवल जो रहेगा वो लो रहेगा, स्किल जो वर्कर चाहिए मुझे, इसमें वर्कर्स का स्किल जो चाहिए इसमें लो, मतलब एक तरह का काम है कोई भी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आज इस आदमी को भी लगा देंगे, दूसरे आदमी नया रिक्रूट होकर के मैं लगा देता हूँ तो वो भी काम करना सीख जाएगा, उसमें कोई हाई स्किल का जरूरत नहीं है। तो ये मास प्रोडक्शन का हो गया। अब देखते हैं बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन क्या चीज का है, एग्जाम्पल यहाँ देखो, बुक्स है, क्लॉथ है, फर्नीचर है, और कुछ इंडस्ट्री मशीनरी है, जैसे लेथ मशीन, शेपर मशीन बन रहा है, तो किस में बनेगा वो, ये बैच प्रोडक्शन में बनेगा। बैच प्रोडक्शन क्या चीज है, प्रोडक्शन मीडियम साइज का सेम प्रोडक्ट और पार्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स का पार्ट्स बनाएगा या किसी तरह से सेम प्रोडक्ट्स बना रहा है, और एग्जांपल दिया बुक्स है, कपड़े हैं, फर्नीचर्स है, इंडस्ट्रियल मशीनरीज है, ये सारा चीज आता है बैच प्रोडक्शन। इसका खासियत क्या है, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ दिस बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन में क्या देखने मिलेगा खासियत, कि रेगुलर इंटरवल पे वंस, जैसे कि मैं गीजर बोलूंगा, गीजर मैं बोलूंगा सीलिंग फैन, ये एसी, ये क्या चीज है, ये बैच प्रोडक्शन, मतलब जैसे जैसे डिमांड होता है, जैसे ठंडी का टाइम आएगा तो उसका डिमांड बढ़ रहा है तो उसको प्रोडक्शन बढ़ा देगा, गर्मी का टाइम है तो प्रोडक्शन वो घटा देगा। गीजर का जो डिमांड है, मैं गीजर एग्जांपल लेके चलता हूँ, तो गीजर का डिमांड कब बढ़ेगा, इन विंटर सीजन, तो ये बैच स्टार्ट करेगा, बैच प्रोडक्शन करेगा, मतलब उस टाइम पे उसको एक ध्यान से रखिएगा कि इसको मुझे प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि ठंडी का टाइम आ गया, तो मुझे उस हिसाब से उसको प्रोड्यूस करके देना है, तो प्रोडक्शन जो होगा वो कंट्रोल हो जाएगा। ठंडी के टाइम में उस गीजर का डिमांड बढ़ेगा और गर्मी के टाइम डिमांड उसका घट जाएगा, और गर्मी के टाइम पे फिर एसी का डिमांड बढ़ेगा, ठंडी में वो घट जाएगा। तो ये एक तरह से बैच प्रोडक्शन काम चल रहा है, बैच वाइज हो रहा है ये। तो इसको हम बोलेंगे प्रोड्यूस विद रेगुलर इंटरवल और ओनली वंस, ये तो रेगुलर इंटरवल में होगा या एक बार ही बनाया जाता है, साल में एक बार बनने के चांसेस रहेंगे इसके। प्रोडक्शन रेट इज यूजुअली हायर देन द डिमांड रेट, डिमांड रेट जितना है उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर देते हैं हम लोग मार्केट में ना, हम लोग गीजर बहुत सारा बना के मार्केट में सप्लाई कर देते हैं, डिमांड कम है लेकिन तो भी हम लोग प्रोडक्शन ज्यादा करके उसको सप्लाई करते हैं बैच प्रोडक्शन में। तो ये एक याद रखना, बैच प्रोडक्शन में क्या होता है, ये आता है एमसीक्यू क्वेश्चंस में, तीनों में से एक पहचानना होता है कि किस प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है, ये है सेंटेंस दिया जाता है, सेंटेंस से मुझे पहचानना पड़ता है कि ये मास प्रोडक्शन है, बैच प्रोडक्शन है, या फिर जॉब प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे बैच प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन रेट जो है हाई है, डिमांड रेट क्या है, कम है। थर्ड पॉइंट क्या है, जनरल पर्पस इक्विपमेंट्स बट विथ हाई यूएस रेट, हम लोग देखते हैं कि इसका मशीन रिक्वायरमेंट जो जनरल है, कोई इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लेकिन इसका यूजेस बहुत हाई है,
इसको यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं लोग। स्पेशली डिजाइन जिग्स एंड फिक्चर, इसमें स्पेशल जिग्स एंड फिक्चर्स में लगा के प्रोडक्शन को चेंज कर सकता हूँ, प्रोडक्शन जो है बदल सकता है। जिग्स एंड फिक्चर लगाया जाए तो ये बदला सकता है। जिग्स एंड फिक्चर क्या चीज है? एक तरह का वाइज, तुम देखो वाइज देखो, बेंच वाइज, कारपेंटर का वाइज लकड़ी को पकड़ के वो कटिंग वटिंग करता है, तो वो उसी से भी हमारा एक रहता है जो कि स्पेशल अटैचमेंट्स एसेसरीज रहता है। नेक्स्ट मेरा है जॉब प्रोडक्शन। पहले मैंने बोला मास प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, और थर्ड मेरा है जॉब शॉप प्रोडक्शन। तीसरा मेरा जॉब प्रोडक्शन में है, हम लोग क्या देख पा रहे हैं इसमें, लो क्वांटिटी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, प्रोटोटाइप, एयरक्राफ्ट मशीन। हम लोग का जॉब शॉप के प्रोडक्शन क्या है? चीज वहीं पर, जहाज जो है बन रहा है, मशीन कंपोनेंट अपने जगह पे ही है। जो इक्विपमेंट बनाना था मुझे, इक्विपमेंट अपनी जगह पे रखा हुआ है। सी मैन और मशीन जो है मूवमेंट कर रहा है, मैन मशीन मूवमेंट कर रहा है, और हमारा जो ये चीजें हैं, एक मिनट रुकना। क्या हो रहा है जॉब प्रोडक्शन में? हम लोग क्या कर रहे हैं, द इक्विपमेंट इज सेटल्ड एट वन प्लेस। इक्विपमेंट जैसे जहाज है, एरोप्लेन है, वो एक जगह स्थिर रखा हुआ है। एक आदमी जाता है जो वेल्डिंग वाला काम करने के लिए जाएगा, वो काम करेगा, और उसके बाद वो जहां जहां वेल्डिंग के लिए उसको जाना है तो वो अपना मशीन के साथ मूवमेंट करते जाएगा। इक्विपमेंट मेरा जो है वो वहीं रखा हुआ है। तो इस तरह का प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं तो हम लोग कहते हैं जॉब प्रोडक्शन। तो तीन तरह का प्रोडक्शन को हम लोग समझ चुके हैं, मास, बैच और जॉब प्रोडक्शन। ये ध्यान रखना है, तीनों के बीच का अंतर तुमको पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन mass production and batch production, mass production and job production, job production and mass production आपस में कोरिलेट करना पड़ता है। ये सब चीजों को एक बार स्टडी कर लेना, इसको ध्यान से एक बार चेक कर लेना। ये आंसर्स जो तुमको लिखने होंगे एग्जामिनेशन में, थियरी राइटिंग बहुत ज्यादा रहता है, थोड़ा सा कोशिश करना विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम्स, ट्राई टू एलोबरेट एंड पुट अ राइट एग्जांपल, ट्राई टू पुट अ राइट एग्जांपल फॉर द जो प्रोडक्शन हम लोग लिख रहे हैं उसको एक राइट एग्जांपल देंगे, सामने वाले को समझ में आता है क्या बोल लिखना चाह रहा है, वो अपने आप समझ में आता है। तुम सिर्फ एक एग्जांपल सही लिखो बस। इसका क्या खासियत है, व्हाट इज द फीचर ऑफ जॉब प्रोडक्शन? लो प्रोडक्शन वॉल्यूम। ये प्रोडक्शन वॉल्यूम इसका बहुत कम होगा, साल में एक दो ही निकलेगा ये। जैसे लोकोमोटिव ट्रेन है, जहाज है, शिप्स है, ये प्रोडक्शन इसका बहुत लो वॉल्यूम में रहेगा। लॉट साइज इज स्मॉल, कस्टमर ऑर्डर ट्रिगर एंड प्रोडक्शन कस्टमाइज डिजाइन एंड ग्रेटर वैरायटी। और कस्टमर का जो डिमांड है वो डिजाइन चेंज होता रहता है हमेशा। वो जैसे कोई बस बना रहे हैं तो बस का चेजेस देखना, डिजाइन सभी चेंज हो जाएगा बस का। या फिर मैं ये रेलवे का कोच बना रहा हूँ तो डेफिनेटली उसका शेप अलग डिजाइन आ जाएगा, कभी दूसरा डिजाइन आ जाएगा। तो ये डिजाइन सभी चेंज होता रहता है, हाँ वैरायटीज में ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबल एंड जनरल पर्पस इक्विपमेंट यूज। इसमें हम लोग जनरल फ्लेक्सिबल जो जनरल इक्विपमेंट्स है उसको यूज कर रहे हैं। वेल्डिंग मशीन वही यूज होने वाला है, ड्रिलिंग मशीन, रिवेटिंग मशीन, जो भी है सब एक जैसा ही यूज होने वाला मशीन है, कोई अनकॉमन मशीन यूज नहीं करेंगे इसमें। अब ये डायग्राम है, चार्ट है, जिसको हम लोग तीनों को कोरिलेट कर रहे हैं। इस चार्ट के जरिए से हम लोग कोरिलेट कर रहे हैं कि मास प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, जॉब प्रोडक्शन में प्रोडक्ट का वैरायटी और प्रोडक्ट का क्वांटिटी। तो मैं देख पा रहा हूँ मास प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। अगर मैं ध्यान दूंगा तो आई एम ऑब्जर्विंग दैट कि मास प्रोडक्शन में क्वांटिटी ज्यादा हो रहा है, बैच प्रोडक्शन में मीडियम है लेकिन वैरायटी भी मीडियम है। मास प्रोडक्शन में वैरायटी कम है, प्रोडक्शन ज्यादा है। आप बैच प्रोडक्शन में क्या देख रहे हैं, मीडियम, दोनों मीडियम है, वैरायटी भी मीडियम है और क्वांटिटी भी मीडियम है। लेकिन जॉब शॉप में जाते हैं तो उसमें क्या है, वैरायटी बहुत ज्यादा है लेकिन क्वांटिटी बहुत कम हो जाता है। तो ये तीनों के बीच का रिलेशन है, ये तीनों के बीच का रिलेशन है जिसको मुझे समझना पड़ेगा, एग्जामिनेशन के लिए समझाना पड़ेगा। अब एक नेक्स्ट हमारा है, जब हम लोग प्रोडक्शन सिस्टम को समझ चुके हैं तो मशीन लेआउट क्या होगा, व्हाट विल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन लेआउट्स इन आवर शॉप फ्लोर। जब हम लोग शॉप फ्लोर में जाते हैं सो व्हाट विल बी द
अरेंजमेंट्स ऑफ द मशीन्स, हम लोग किस तरह का मशीन्स का अरेंजमेंट देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वो तुमको खुद से गेसिंग करना पड़ता है कि दिस इज द फिक्स टाइप, दिस इज सेलो टाइप, दिस इज प्रोडक्ट टाइप, दिस इज प्रोसेस टाइप। वो तुमको तो हम लोग देखेंगे फिगर की मदद से कि कैसे उसका लेआउट, किसी प्रोडक्शन प्रोसेस का कैसे लेआउट होता है। मैं देखता हूँ पहला हूँ फिक्स पोजिशन लेआउट। पोजिशन लेआउट में क्या हो रहा है, ये देखो, ये एक जहाज मान लेते हैं, एक इस तरह का एक बन रहा है, मेरा जहाज बन रहा है, जिसमें कि फिक्स पोजिशन में बन रहा है। ये है, इसमें हर आदमी आ रहा है, काम कर रहा है, ये मोबाइल इक्विपमेंट्स लगा रहा है, ये वर्कर्स अपनी वेल्डिंग हो रहा है, इस जगह रिवेटिंग हो रहा है, सब अपना अपना इस इक्विपमेंट पर फिक्स पोजीशन पर आ रहा है, अपना अपना काम करते जा रहा है। तो इस देख रहा हूँ, मतलब एक तरह का काम एक जगह पर रह के काम कर रहे हैं, तो जगह पे रह के काम कर रहा है, उसको कहेंगे क्या चीज, फिक्स्ड प्रोडक्शन लेआउट। इसका क्या कहता है, प्रोडक्ट रिमेन्स एट वन लोकेशन, प्रोडक्ट रिमेन्स एट वन लोकेशन। फिक्स पोजीशन में क्या कहता है, प्रोडक्ट रिमेन्स एट वन लोकेशन, वर्क एंड इक्विपमेंट मूव अराउंड द प्रोडक्ट। उस वर्क पीस के आसपास ही शिप है और एक क्राफ्ट प्रोडक्शन, किसमें आता है एग्जांपल है ये, फिक्स पोजीशन में। फिक्स्ड पोजीशन लेआउट में ये एग्जांपल है जिसमें कि हम लोग एक जगह हमारा प्रोडक्ट फिक्स है, मैन और इक्विपमेंट उसके सराउंड में चल के उसको असेंबलिंग कर रहा होता है, वेल्डिंग कर रहा होता है, सारा चीज वो कर रहा है, कंप्लीट करता है, और प्रोडक्ट मेरा फिनिशिंग में जाता है। लास्ट में है इसके पॉइंट है, इजिली एसोसिएटेड विद जॉब शॉप प्रोडक्शन। ये कहाँ दिखेगा मुझे, जॉब शॉप प्रोडक्शन में दिखेगा। इस तरह का चीजें जो मुझे दिखेगा, फिक्स्ड प्रोडक्शन जो दिखेगा, फिक्स पोजीशन लेआउट दिखेगा, जॉब शॉप में दिखेगा। तो ये ध्यान रखना, जॉब शॉप प्रोडक्शन में फिक्स्ड पोजीशन लेआउट ओरिएंटेशन होता है। बाद में प्रोसेस लेआउट देखते हैं। प्रोसेस लेआउट में क्या है, एक एक स्टेप्स को बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, है स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। पहला स्टेप है वर्क स्टेशन से जो कि मशीन्स लगा हुआ है, जो कि कटिंग मशीन्स है, कुछ और मशीन्स लगे हुए हैं। उसके बाद मैं लेथ मशीन भेज रहा हूँ, फिर मिलिंग मशीन भेज रहा हूँ, फिर असेंबली हो रहा है और फिनिशिंग पैकेजिंग होके कंप्लीटली वो मार्केट में उतर जा रहा है। तो इस तरह का प्रोसेस में जा रहा है प्रोसेस। मैंने कटिंग कर लिया हूँ, कटिंग के बाद लेथ ऑपरेशन हो गया, लेथ ऑपरेशन के बाद मिलिंग ऑपरेशन हो गया, मिलिंग के बाद मैं असेंबलिंग सेक्शन में कर रहा हूँ, असेंबली करके पैकेजिंग करके फिर उसको मैं मार्केटिंग करने के लिए भेज दे रहा हूँ। तो ये चीजें अगर कर रहे हैं तो ये कहलाएगा क्या चीज, प्रोसेस लेआउट। तो हम लोगों ने फिक्स पढ़ चुके हैं, फिक्स लेआउट पढ़ चुके हैं, प्रोसेस लेआउट समझ चुके हैं। प्रोसेस लेआउट का समझते हैं कॉमन ऑपरेशंस। इसमें लोग कॉमन ऑपरेशन दिखेगा, एक तरह का ऑपरेशन कॉमन में दिखेगा, और सारे कॉमन प्रोसेस को हम लोग एक ग्रुप कर देंगे। लेथ मशीन से जितना ऑपरेशन होने वाला है, लेथ मशीन टर्निंग होने वाला है, फेसिंग होने वाला है, नर्निंग होने वाला है, थ्रेडिंग होने वाला है, ड्रिलिंग होने वाला है, सारे लेथ ऑपरेशन वाले का लेथ का एक मशीन का सेटअप कर देंगे और यहीं पे सारा उस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। अगर ड्रिलिंग ऑपरेशन है, ड्रिलिंग में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, वर्टिकल ड्रिलिंग, जितने भी है चीजें, हम लोग सारा चीज करके उसको आगे बढ़ा देंगे। तो ये सब चीजें जो कर रहे हैं ना, ये कंप्लीटली हमारा किसमें आएगा, प्रोसेस लेआउट। इसमें प्रोसेस लेआउट है, इसमें प्रोसेस लेआउट में हम लोग कर पाएंगे। अब सेलुलर जो है, एक ही टेबल पे सारा चीज कंप्लीट किया जा रहा है। सेलुलर जो है वर्क फ्लो, देखो सेलुलर में क्या हो रहा है, वर्क फ्लो आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, वर्क फ्लो आ रहा है और एक एक आदमी अपना काम करते जा रहा है, करते जा रहा है और आगे जाते जा रहा है। तो प्रोसेस, प्रोसेस में क्या हुआ, प्रोसेस में क्या हो गया, प्रोसेस और इसमें क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड सेलुलर लेआउट। इसमें भी तो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही टेबल पे सारा चीज कंप्लीट है। जैसे मोबाइल असेंबलिंग है, मोबाइल का असेंबलिंग देखते हैं, डिस्प्ले फिटिंग हो रहा है, तो सारा टेबल पे डिस्प्ले फिटिंग हो रहा है। ये सेलुलर मतलब ये डिस्प्ले फिटिंग का काम कर रहा है। ये मदरबोर्ड लगा रहा है, ये पूरा का पूरा स्पीकर सेटअप कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है। ये एक एक सेटअप बना हुआ है, ये एक एक सेलुलर बना हुआ है, और एक एक सेलुलर जैसे देख पा रहे थे, तो बैच प्रोडक्शन और सेलुलर नेटवर्क थोड़ा सा रिसेम्बलेंस है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि एक सारा चीज अवेलेबल रहे और वो सारा चीज असेंबलिंग करके वो कंप्लीटली बढ़ा देता है। वो टेस्टिंग आगे दूसरा, वो टेस्टिंग लास्ट में उसको टेस्टिंग के लिए एक आदमी टेस्टिंग करके निकाल रहा होगा। तो ये तरह का देख रहे सेलुलर, और ये इंटरकनेक्टेड रहता है, ये सारा चीज इंटरकनेक्टेड रहता है, इंटरकनेक्टेड रहता है, ये इंटरकनेक्टेड रहता है सारा एक दूसरे। हो सकता है डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ गया तो मैं डिस्प्ले वाले के पास वापस भेज दूंगा, है मेरे पास में टेस्टिंग में फेल कर गया है साउंड, तो मैं वापस से उसको पास भेज। ये कंप्लीट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, जो कि बैच में मिसिंग था, बैच में वो चीज मिसिंग रहेगा।
तो ये डायग्राम थोड़ा सा नहीं किया है, थोड़ा सा इस चीज को हम लोग थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे। Each manufacturing cell is specialized in the production of given set of similar product. Similar product का अपना एक set of specialized system बना हुआ है। Reduced workpiece handling, हम लोग इसमें ज्यादा वर्कपीस को हैंडलिंग करने का सिस्टम नहीं आता, एक ही टेबल पे सारा काम हो रहा है और सीधा उठाओ और लेके चले जाओ। तो ये इसमें रिड्यूस्ड वर्कपीस हैंडलिंग है। लोअर सेटअप टाइम्स है, सेटअप करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि सारा चीज पहले सेटअप किया, मेरे पास सारा चीज इक्विपमेंट है, मैं सारा चीज एक साथ ही कर सकता हूँ। लेस प्रोग्रेस इन्वेंट्री, इसमें इन्वेंट्री का जो है एक बार इशू कर दिया मैंने, एक बार आपने इन्वेंट्री से मैंने अपना जो स्टोर से ले लिया, इशू करवा लिया सामान, अब मैं इसको पूरा काम पे लग सकता हूँ। और लास्ट में मैंने 10 आइटम लिया था, मैं 10 आइटम लिया हूँ और 10 आइटम मैंने फिर से असेंबलिंग करके मैंने लौटा दिया। मैं 10 कंपोनेंट लिया था जो कि 10 कंपोनेंट असेंबली करना था मुझे, आज 8 घंटे में मुझे 10 प्रोडक्ट बना के देना था, मैं 10 प्रोडक्ट बनाया और 10 के 10 मैंने लौटा दिया। तो वही चीज हो गया कि मैंने ये चीज सेलुलर लेआउट के कारण से हुआ। प्रोडक्ट लेआउट में क्या है, कंप्लीटली एक फ्लो चल रहा है, अपना अपने टेबल पे सब लोग खड़ा है और अभी अपने सभी लोग के सामने से जाता जाएगा, मेरा काम कंप्लीट, मैं आगे वाले को पास कर दूंगा, मेरा दूसरे वाले का काम कंप्लीट, तीसरे को पास कर देंगे। तो ये सिस्टम एक एक करके पास हो रहा है। मतलब जैसे कि क्या सकता है, कौन सा इंडस्ट्री हो सकता है, जैसे मैं ब्लेड इंडस्ट्री बोलता हूँ, ब्लेड इंडस्ट्री में एक एक करके प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, पंचिंग मशीन अलग काम कर रहा है, ग्राइंडिंग व्हील काम कर रहा है, ग्राइंडिंग है, हीट ट्रीटमेंट है, फिर ग्राइंडिंग के बाद पैकेजिंग, उसको टेस्टिंग, ये सारा चीज करके फिर पैकेजिंग, ये सारा चीज एक लाइन में चला है, एक लाइन में ही है ये कंप्लीट इन लाइन, वन लाइन। लास्ट में देखता हूँ मैंने एक शुरुआत में देखता हूँ ये ब्लेड का स्ट्रिप है, ये मेटल का स्ट्रिप है जो कि फीड किया गया था, और लास्ट में जाके देखता हूँ मैं हूँ तो मुझे देखता हूँ मैं ब्लेड का मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो चुका है। या ऑटोमोबाइल सेक्टर का एग्जांपल लेके चलते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर मैं चेजिस यहाँ से एंट्री करवाता हूँ, चेजिस यहाँ से बनना चालू करा, फर्स्ट प्लांट पॉइंट से चेजिस बन रहा है, तो लास्ट में जाके पूरा फुल असेंबल्ड मुझे दिखेगा कार के रूप में, तो उसको कहेंगे प्रोडक्ट लेआउट। इसका क्या खासियत है, कलेक्शंस ऑफ वर्कर्स एंड स्टेशंस आर डिजाइन, कलेक्शंस ऑफ वर्कर्स एंड स्टेशंस आर डिजाइन, मतलब इस पे एक स्पेशलाइज्ड आदमी चाहिए। अगर मैं चेजिस बनाने वाला वेल्डिंग आदमी चाहिए तो इस जगह पे वेल्डिंग का कोर्स किया हुआ आदमी होना चाहिए, उसी तरह का नॉलेज वाला आदमी होना चाहिए। इस पार्ट में इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट का आदमी चाहिए होगा, तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड आदमी का जरूरत पड़ने वाला मुझे है। डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स टिपिकल फॉर जॉब शॉप्स एंड बैच प्रोडक्शन, ये जो है जॉब प्रोडक्शन और बैच प्रोडक्शन के लिए ये जरूरत पड़ेगा मुझे, ये इस तरह का जो लेआउट पड़ेगा जरूरत मुझे, इसमें मुझे जॉब में और बैच प्रोडक्शन में मिलेगा। अब देखते हैं कंपोजिट व्यू देखते हैं इसका, ये तो उसी के ऊपर का वाला था, हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर पा रहे हैं, वो जो पहले वाला ग्राफ था उसके में एप्लीकेशन देख पा रहे हैं लेआउट का। मास प्रोडक्शन लेआउट क्या है, प्रोडक्ट लेआउट में हमारा मास प्रोडक्शन में हम लोग प्रोडक्ट लेआउट ले सकते हैं, सेलुलर ले सकते हैं, प्रोसेस भी ले सकते हैं। ये मास प्रोडक्शन में 3 तरह का लेआउट पॉसिबल हो पाएगा। अगर मास प्रोडक्शन में करने वाला हूं तो मास प्रोडक्शन में मैं प्रोडक्ट लेआउट, सेलुलर लेआउट या प्रोसेस लेआउट को कर सकते हैं। अगर मैं बैच प्रोडक्शन यूज कर रहा हूं, प्रोसेस लेआउट यूज कर रहा हूं, प्रोसेस लेआउट यूज होगा। फिर नेक्स्ट है जॉब में फिक्स पोजीशन लेआउट, प्रोसेस लेआउट रखेंगे। तो ये दो तरह के तीनों का आपस में कौन सा किस में अप्लाई होने वाला है, इस ग्राफ से मैं इस मैं समझ सकता हूं। अभी तक किसी को कोई सवाल है, डाउट से कुछ इसमें तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। बैच, मास और जॉब, ये तीनों टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ऑनलाइन अभी क्लास चल रहा है इसलिए जो पूछना पूछ सकते हो अभी हो। ये क्लियर है? हेलो सर। हाँ सर अबुल, बाइक वाइक का प्रोडक्शन किस में जाएगा सर, क्योंकि उन लोग मॉडिफाई होकर मतलब चेंज होता रहता है सर, मतलब हाँ साल 2 लेकिन साल मैं में तो उसको प्रोसेस में जाएगा, मुझे सिर्फ एक अलग यूनिट बैठाना होगा। सेलुलर जो है नहीं ना, सर, वो सर पहले वाला सर मास बैच या जॉब वाला, उन तीनों में से। वो प्रोसेस में जाएगा, प्रोसेस में जाएगा। अच्छा अच्छा, ये तूने पूछा मास, बैच और पूछा तूने जॉब, तो मैं बोलूंगा ये जो है बैच में जाएगा। जैसा डिमांड हो रहा है ना, जिस गाड़ी का ज्यादा डिमांड हो रहा है उस गाड़ी का मैं प्रोडक्शन करना चालू कर दूंगा।
जैसा डिमांड है उस हिसाब से मैं उसको चूज कर दूँ। ओके सर, ओके सर। ठीक है, चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट। अभी अब हम लोग के पास में है ये नोट्स है जो कि तुमको ऑटोमेशन क्यों करना चाहिए, इसका हिस्ट्री क्या है, ऑटोमेशन का हिस्ट्री क्या है। तो ये नोट्स में दिया हुआ है। यहाँ से कंप्लीटली हम लोग ने ऑटोमेशन का हम लोग देखना चालू किए कि पहला ऑटोमेशन हुआ था 3200 बीसी में, जो कि व्हील का इन्वेंशन था। व्हील जब बना था, व्हील जो बना वो भी एक ऑटोमेशन का पार्ट था। पहले जो लोग आदमी अपने कंधे पे लाद के लेके जाते थे, कैरी करते थे, तो वो उस चीज को निजात दिलवाया किसने? व्हील ने। जब व्हील बन गया तो सब चीज उस कार्ट पे लेके जाने लगे। तो व्हील भी एक मेरा ऑटोमेशन का इन्वेंशन था, जो कि पहला इन्वेंशन था 3200 बीसी में। उसको मैं पहला ऑटोमेशन मानता हूँ। इसके बाद लीवर था, विंच था। लीवर हम लोग जो यूज कर रहे हैं आज की तारीख में, लीवर से भी विंच है, कैम है, स्क्रू है, विंड मिल्स है। ये सारा चीज ऑटोमेशन होते होते आज की तारीख में हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन पे चले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिफिकेशन पे जा रहे हैं, जो कि काफी डिजिटल सिग्नल्स पे हम लोग जा रहे हैं। डिजिटल को ये यूज कर पा रहे हैं। मैकेनिकल में हम लोग डिजिटल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, ताकि हर चीज ऑटोमेशन पे जा सके और कंट्रोल किया जा सके, रिमोटली उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हमारा इंडस्ट्री 4.0 मैंने यहाँ पे एक नोट्स में डाला हूँ, हल्का सा ही डाला हूँ। इसके लिए टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है ये। इंडस्ट्री 4.0 कहाँ पे गया? एटलीस्ट वो इंडस्ट्री जो है 4.0 में जो है ना, वो कम्प्लीटली दिखाया गया है किस तरह से ये ऑटोमेटेड एक ही जगह से रह के सारा चीज हम लोग कंट्रोलिंग कर सकते हैं। ये रहा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये रहा, ये है इंडस्ट्री 4.0। अगर इसको देखा जाए तो ये आज के तारीख में मोबाइल, लैपटॉप कनेक्टेड डिवाइसेस जो है कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग घर में बैठे बैठे ही कंट्रोलिंग कर सकते हैं। मतलब इसको बोलो जॉब आदमी का खा जाएगा, लेकिन एक ही आदमी एक ही टाइम पे 4 इंडस्ट्रीज को भी कंट्रोल कर सकता है, अलग अलग लैपटॉप से कंट्रोलिंग कर सकता है। IoT से कनेक्टेड है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से है। और मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स से सारा चीज कंट्रोल भी कर सकता हूँ, ऑन ऑफ करना, प्रोडक्शन को बढ़ाना घटाना, मशीन का मेंटेनेंस, या फिर वो फीडबैक सिस्टम मेरे पास आएगा कि किसमें ऑयल का लेवल कम हो गया है। ये सारा चीज मैं कंट्रोल कर सकता हूँ हमारे इंडस्ट्री 4.0 में। 4.0 पे अभी हम चल रहा है। नाउ द इंडस्ट्री हैज बीन शिफ्टिंग टुवर्ड्स द ओ। तो 4.0 में हम लोग IoT को IoT मतलब हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे हम लोग जा रहे हैं, जो कि 5G टेक्नोलॉजी को यूज करेगा और वो सारा कंट्रोलिंग कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सिंपल सा, यहाँ पे हम लोग ऑटोमेशन देखते हैं। यहाँ पे है एलिमेंट्स ऑफ ऑटोमेटिक सिस्टम। क्या है ऑटोमेटिक सिस्टम में? पहले पावर का जो है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम्स। हम लोग देखते हैं पावर तीनों को चाहिए, पावर तीनों को चाहिए। पावर जो है प्रोसेस को भी चाहिए, कंट्रोल सिस्टम में भी चाहिए और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के लिए भी चाहिए। तो पावर इज सप्लाइड टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, पावर इज सप्लाइड टू कंट्रोल सिस्टम एंड पावर इज आल्सो सप्लाइड टू द प्रोसेस आल्सो। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? जब तीनों को पावर चला गया है, अब ये फंक्शन चालू करेगा। यहाँ पे प्रोग्राम मैंने इंस्ट्रक्शन तैयार किया, वी हैव क्रिएटेड इंस्ट्रक्शंस फॉर जो मशीन मुझे चलाने के लिए चाहिए कमांड, वो मैंने यहाँ पे कमांड रेडी कर दिया हूँ। मैंने कंट्रोल सिस्टम को दिया, कंट्रोल सिस्टम प्रोसेस को दिया। अब प्रोसेस और कंट्रोल सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करता रहेगा, वो कम्युनिकेट आपस में करता रहेगा कि मिलिंग प्रोसेस कंप्लीटेड, नाउ लेथ शुड बी स्टार्टेड। लेथ कंप्लीट हो चुका है, अब ये टूल चेंज करने के लिए बोल रहा है, टूल चेंज कीजिए। ये सारा चीज आपस में कम्युनिकेट करा, दोनों कंट्रोल सिस्टम और प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करेगा। और जब फाइनल सारे ऑपरेशन जो ये प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट करने दिया था मैं, जब सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुके होंगे तो ये प्रोसेस एंड हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट बन के बाहर निकल जाएगा। इस तरह का चीजों हम लोग न्यूमेरिकल सिस्टम्स हम लोग देख पा रहे हैं। सो वी आर एबल टू ऑब्जर्व अंडर द न्यूमेरिकल सिस्टम्स। हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? जैसे EDM है, EDM मशीन है, हीट ट्रीटमेंट्स है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, मशीनिंग प्रोसेस है। ये सारा चीज हम लोग कर सकते हैं हमारा NC मशीन पे, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन पे ये सारा चीज पॉसिबल है। हम लोग न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में हम लोग कटिंग कर सकते हैं, मिलिंग कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं, सीमिंग कर सकते हैं, स्पॉट वेल्डिंग कर सकते हैं, बाद में फोर्जिंग कर सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग कर सकते हैं, लेजर बीम मशीनिंग है, EDM है, बाद में हमारा शीट मेटल वर्किंग है,
जिसको बोलते हैं क्या चीज, एम्बॉसिंग, एम्बॉसिंग है, और क्या है, पंचिंग। ये सारा चीज हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनसी मशीन्स। एनसी मशीन्स के द्वारा हम लोग सारा चीज कंट्रोल्ड वे में, सिस्टमेटिक वे में हम लोग उसको प्रोडक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है, व्हाट इज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, मुझे पूछा था राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो एनसी मशीन्स में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होने वाला है वो क्या चीज है, व्हाट डू मीन बाय प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्या चीज होता है। अगर मुझसे कोई पूछ देता है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होता है एनसी मशीन में, आप बोल रहे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन होता क्या चीज है, क्या चीज के बारे में होता है, इसको डिस्कस करते हैं। द एक्शन परफॉर्म बाय एन ऑटोमेटेड प्रोसेस, जो एक्शन परफॉर्म किया जाएगा ऑटोमेटेड प्रोसेस के द्वारा, और डिफाइंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, मतलब मैं जो इसको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि कटिंग टूल को बोलूंगा डेप्थ में जाने के लिए कितना, अगर उसका फीड में कर देता हूँ उस कटिंग टूल का जो ड्रिल बिट है, ड्रिल बिट का आरपीएम सेट कर दिया मैंने, डेप्थ सेट कर दिया हूं मैंने, और उसके बाद मैंने हर एक ड्रिल का साइज को मैं डिफाइन कर दिया हूँ, ड्रिल बिट का साइज डिफाइन कर दिया हूँ, और उसके बाद मैंने ड्रिल का डिस्टेंस भी डिफाइन कर दिया हूँ कि पहला ड्रिल यहाँ पे होगा, उसके बाद इतना दूरी पे रखने के बाद सेकंड ड्रिल होगा। तो ऑल द थिंग हैज बीन डिफाइंड। तो वो जो मैंने प्रोग्राम बनाया इस चीज को ऑपरेशन करने के लिए, तो ये कहलाएगा क्या चीज, ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अगर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस मतलब समझ रहा हूँ कि अगर किसी सिस्टम्स को मैंने एक सारा चीज, अगर मुझे प्रोडक्शन का अच्छा नॉलेज है, मैन्युफैक्चरिंग का सारा, देन ओनली आई विल बी एबल टू मेक ए गुड प्रोग्राम। सारा ऑपरेशन अगर पता है कि हाँ पहले होगा, फेसिंग होगा, उसके बाद इसका चैम्फरिंग करना है, करना है, इसके बाद इसको एंगल कटिंग करना है उसमें थ्रेडिंग करना है, अगर सारे ऑपरेशन है किस तरह से इसको प्रोडक्ट को बनाना है, उस प्रोग्राम को अच्छी तरह से बना सकता हूँ। अगर मुझे मशीन चलाने नहीं आता होगा तो डेफिनेटली आई विल बी नॉट ए गुड प्रोग्रामर। सो फर्स्ट वी शुड बी हैविंग गुड आइडिया अबाउट द मशीन्स, व्हाट विल द प्रोसेस। अगर कोई प्रोडक्ट मुझे इस तरह का मिलता है, आई विल टेक एक प्रोडक्ट, मैं एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। इसमें थ्रेडिंग किया हुआ, ये थ्रेडिंग है, ये वाले पीछे पार्ट नर्लिंग किया हुआ है, और इसके अंदर थ्रेडिंग किया हुआ है, नीचे अंदर भी थ्रेडिंग किया हुआ है, और ये टैपर टर्निंग किया, टैपर टर्निंग मतलब तिरछा है, ये एंगल है, कुछ टैपर टर्निंग किया हुआ है, ऐसा है, इस तरह का मैंने जॉब है। अब इस जॉब को तैयार करने के लिए मुझे प्रोग्रामिंग तैयार करना होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, पहले तो मुझे वर्कपीस का साइज डिफाइन करना चाहिए, हाउ मच लेंथ ऑफ द वर्कपीस शुड बी टेकन। पहला तो मुझे वर्कपीस का, क्योंकि वो जो रॉ मटेरियल आने वाला है, रॉ मटेरियल को कटिंग करने का एक जो प्रोग्राम बनेगा कि इतने साइज का रॉ मटेरियल काटिए, तो पहला मुझे वो इंस्ट्रक्शन तैयार करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप विल बी टू क्रिएट ए प्रोग्राम फॉर कटिंग, कि ये इतना साइज का मटेरियल होना चाहिए, और वो जो मटेरियल फीड करना हो तो सही मटेरियल फीड करोगे तभी वो कटेगा। तो मैंने मटेरियल को पहले सिलेक्शन करके फिर मैंने इसको कटिंग के लिए प्रोग्राम डाला। सेकंड मैं ऑपरेशन करूंगा इसमें पूरा का पूरा टर्निंग, सारे पहले मैं टर्निंग ऑपरेशन कर दूंगा, टर्निंग कितना करना है, कितना डाया चाहिए था मुझे, हाउ मच डाया इज रिक्वायर्ड, तो उसको देखते हुए, टॉलरेंस को देते हुए मैं फिनिशिंग और ग्राइंडिंग करने वाला हूँ, तो उसको देखते हुए मैं उतना टर्निंग ऑपरेशन के लिए मटेरियल को रिमूव करूंगा। टर्निंग ऑपरेशन हो गया, फिर मैं फेसिंग ऑपरेशन कर दूंगा, फेसिंग ऑपरेशन में भी देखूंगा कितना तक का मटेरियल डाया दिया हुआ है और कितना लेंथ दिया हुआ है, उसको देखते हुए मैं अपना सारा चीज को कैलकुलेट करूंगा, और टॉलरेंस लिमिट दूंगा मैं इसमें, टॉलरेंस लिमिट भी देना पड़ेगा, मतलब कुछ जिसको बोलेंगे थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे मटेरियल, ताकि ग्राइंडिंग या कुछ अगर कहीं गलती हुआ तो थोड़ा सा हम लोग कर सकते हैं। अगर मटेरियल छोटा हो जाएगा तो कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे पास ज्यादा मटेरियल है तो नेक्स्ट में इसको फिनिशिंग दे सकता हूँ। तो ये एक मैंने ऑपरेशन किया, टर्निंग हो गया, फेसिंग हो गया। नेक्स्ट मैं करना चाहूंगा इसमें टैपर टर्निंग, मैंने ब्रॉचिंग करूंगा, ब्रॉचिंग करूंगा, इसमें ब्रॉचिंग कर रहा हूँ, इस जगह पे ब्रॉचिंग कर रहा हूँ, ब्रॉचिंग ऑपरेशन करेंगे, और ब्रॉचिंग के बाद टैपर टर्निंग कर दिया मैंने, और टैपर टर्निंग के बाद मैंने इस पे थ्रेडिंग कर दिया, इस पे थ्रेडिंग ऑपरेशन कर दिया, इस पे नर्लिंग ऑपरेशन कर दिया, और इसके बाद ड्रिलिंग ऑपरेशन कर दिया, और ड्रिलिंग के बाद में लास्ट में मैंने क्या किया, इंटरनल थ्रेडिंग ऑपरेशन किया मैंने। इंटरनल थ्रेडिंग ऑपरेशन करने के बाद में ये कम्प्लीटली फिनिशिंग में मैं डाल दूंगा, जो फिनिशिंग है, रफनेस है, जो भी चैम्फरिंग वैम्फरिंग जो भी करना है, चैम्फरिंग से भी करना है, उसको कंप्लीट करके मैं हटा दूंगा। तो दिस विल बी ए प्रोसेस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के जरिए से, इंस्ट्रक्शन के द्वारा ही मैं इसको
कंप्लीट करवाऊंगा। इसके लिए बेसिक नॉलेज ऑफ मैकेनिकल का, प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का आना चाहिए तुमको। अगर मैन्युफैक्चरिंग का सारा बेसिक्स तुमको प्रिंसिपल पता है तो डेफिनेटली यू विल एबल टू गो फॉर गुड प्रोग्राम। अगर हम अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं और हम सही होंगे, कहीं गलती करने के चांसेस कम होगा। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या क्या हमारा होगा इसमें। क्या प्रोग्राम फीचर्स क्या होते हैं? पहला है स्टेप्स इन वर्क साइकिल। ये कितने साइकिल्स होने चाहिए, आरपीएम, ये सारा चीज हम लोग डिफाइन करते हैं। साइकिल इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस टर्निंग ऑपरेशंस। नेक्स्ट, प्रोसेस पैरामीटर्स, इनपुट्स। हर एक इनपुट पैरामीटर डालना है, ये इतने का फीड लेगा, इतने का, वो इनपुट पैरामीटर्स में से सारा चीज देना है। कुछ साइकिल चलाना पड़ेगा, मैनुअल साइकिल्स भी कराना पड़ेगा, कुछ हमें ये चीज स्टेप्स को मैं स्किप कर देता है। जब कंप्लीट ऑटोमेशन हो रहा है स्टेप्स को हम स्किप कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस वो डिस्प्ले पे दिखा देना चाहिए मेरे पास में कि फिनिशिंग मतलब टर्निंग और फेसिंग कंप्लीटेड, वो डिस्प्ले आना चाहिए ताकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस चेक करके फिर उसके बाद आगे का प्रोग्राम को रन करूंगा मैं। ये रहा ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस हो गया। फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट स्टाइल, जैसा प्रोडक्ट स्टाइल से उस हिसाब से उसको प्रोग्राम को रन करेगा। अगर उसमें टर्निंग करना है, थ्रेडिंग करना है, नर्लिंग करना है, जो भी ऑपरेशन रहेगा उसके हिसाब से वो प्रोग्राम को चेंज करके वो रन कराएगा। लास्ट रहेगा वेरिएशन स्टार्टिंग ऑफ वर्क यूनिट। अगर कैसे वर्क यूनिट स्टार्ट करेगा काम, ये मेरा थर्ड यूनिट रहेगा। कंट्रोल सिस्टम क्या है? आज टॉपिक तीनों रहने देंगे, तीनों टॉपिक के बाद आज के लिए रोक देंगे, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम क्या है? कंट्रोल एलिमेंट्स ऑफ द ऑटोमेटिक सिस्टम एग्जीक्यूट द प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कंट्रोल सिस्टम का काम क्या है? ऑटोमेटिक सिस्टम में वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना। जो प्रोग्राम है मेरा बनाया हुआ है उसको कंट्रोल सिस्टम एग्जीक्यूट कराएगा प्रोसेस में। द कंट्रोल सिस्टम कॉजेज द प्रोसेस टू accomplish द फंक्शन विच इज पर्पस ऑफ द कैरी टू सम मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वो जो करेगा वो कंट्रोल सिस्टम से चलेगा। लेट अस इंट्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम हियर। द कंट्रोल्स एंड ऑटोमेटिक सिस्टम कैन बी आइदर क्लोज और ओपन लूप। ये जो है क्लोज लूप सिस्टम और ओपन लूप सिस्टम, मतलब सिग्नल जो है जैसे थर्मोडायनेमिक में ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम होता था, सिस्टम से वो लेना देना दोनों कर रहा था, और क्लोज सिस्टम में सिग्नल उसी के अंदर में सर्कुलेट हो रहा था। ये हमारे पास में ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम होता है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में। कंट्रोल सिस्टम में हमारा एक रहता है, कंट्रोल सिस्टम में हमारा ओपन सिस्टम भी है, क्लोज सिस्टम सिग्नल्स भी है, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो है इनपुट दिया गया, कंट्रोलर के पास आया है, फीडबैक लेके ये वापस दिया गया है। ये क्लोज लूप सिस्टम है, मतलब जो फीडबैक लास्ट एंड पे मिला वो कंट्रोलर को वापस ला के दिया कि कुछ एरर नहीं हुआ है, ओके। ये एरर हुआ तो मॉडिफिकेशन करेगा ही। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लोज सिस्टम में देख पा रहे हैं, क्लोज सिस्टम में देख रहे हैं यहाँ से फीडबैक लिया जा रहा है और फीडबैक वापस कंट्रोलर को दिया जा रहा है। जो सारा चीज है इनपुट मैंने प्रोग्रामिंग करवाया, कंट्रोलर ने लिया, एक्चुएटर्स ने एक्टिवेट किया और प्रोसेस कंप्लीट हुआ। प्रोसेस कंप्लीट हुआ, फीडबैक आया है और फीडबैक किसको गया? फिर से कंट्रोलर को गया। तो इस तरह का सिस्टम लोग बोलते हैं क्लोज लूप सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इसको हम लोग क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, एग्जामिनेशन में ये डायग्राम बनाने के लिए आएगा, याद रखना ये चीज एग्जामिनेशन में डायग्राम बनाने के लिए आएगा। ओपन लूप सिस्टम में क्या है? कंप्लीटली कोई फीडबैक सिस्टम नहीं आएगा, मतलब एंड स्टार्ट एंड एंड, देयर इज नो फीडबैक सिस्टम। इसमें कोई फीडबैक सिस्टम का नहीं रखा गया है, शुरुआत करके सीधा अंत हो गया। इस तरह का चीजों को हम लोग बोलेंगे क्या चीज? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। इस तरह का हम लोग बोलेंगे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, और ये एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं, आज के लिए इतना रहने देते हैं। बाकी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, फिर एंड करो क्लास में। ओके।